नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। संसद का विशेष सत्र 24 जून को बुलाया जा सकता है। 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण संभव। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संभव। योगी कैबिनेट से 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ट्रांसफर पॉलिसी को यूपी कैबिनेट की मंजूरी। लखीमपुर खीरी में हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। अमित शाह ने गृह मंत्रालय का पदभार संभाला। दूसरी बार गृह मंत्री बने अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय का भी संभाला कार्यभार। अभी बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक संभालेंगे पदभार। आज ही जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। पदभार संभालते ही एस जयशंकर का चीन पाकिस्तान को जवाब। सीमा पार आतंक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यभार संभालने के बाद बोले, प्रधानमंत्री ने 10 सालों में रेलवे में बड़ा सुधार किया है। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभालते हुए कहा, हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यभार संभाला। पीएम किसान सम्मान निधि का फैसला किसानों के हित में। पीएम के नेतृत्व में तेजी से करेंगे काम। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के नाम का आज होगा ऐलान। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव भुवनेश्वर पहुंचे। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक। पुलिस मेमोरियल में गृह मंत्री अमित शाह, शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मौजूदा सियासत पर संघ प्रमुख का बड़ा संदेश, जो सेवा करता है वही सेवक, जिसमें अहंकार नहीं वो सेवक कहलाने का हकदार। करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव। बोले, 2027 में यूपी में सरकार बनाना लक्ष्य। 300 पार का नारा दिया। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में मुलाकात। महाराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। यूपी में आज से कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा शुरू होगी। आज से 15 जून तक धन्यवाद यात्रा निकालेगी कांग्रेस उम्मीदवारों के लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा। आज रायबरेली के दौरे पर जाएगा गांधी परिवार। राहुल और प्रियंका गांधी आज रायबरेली जाएंगे। जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करेंगे। ओडिशा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। कनिमोई डीएमके संसदीय दल की नेता चुनी गई। तमिलनाडु के थूथुकुडी से सांसद चुनी गई है कनिमोई। टीआर बालू की जगह लेंगी कनिमोई। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले को पहले से लंबित याचिका के साथ टैग किया। कोर्ट का फिलहाल काउंसलिंग रोकने से भी इनकार। अगली सुनवाई 8 जुलाई। आज लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन। पटना में अपने आवास पर लालू यादव ने परिवार के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। रियासी हमले पर जांच एजेंसियों के हवाले से खबर। 3 महीने पहले पीओके के खैगल में रची गई थी साजिश। 2 आतंकियों के समर्थन में हुई बड़ी सभा। जयपुर में कश्मीर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में गुस्सा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई की ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर की फैक्ट्री में भीषण आग। हजारों पाइप आग की चपेट में। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की कोशिशें जारी। चंडीगढ़ में मोबाइल टावर पर चढ़ा हरियाणा का युवक। बोला, ऊपर आए तो कूद जाऊंगा। तो आईडीएफ का ऑपरेशन घबराओ मत, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसकी एक डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या है, बंधकों को छुड़ाने का ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन कहां हुआ? नुसैरात शहर गाजा में ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हमास ने 3 बंधक छिपाए हुए थे जिनको छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। अब जानकारी कैसे चला ये ऑपरेशन। आईडीएफ ने बंधक वाली जगह पर
फायरिंग की। कहां मिले बंधक? अपार्टमेंट में अलमारी के पीछे छिपे हुए थे ये बंधक। इसके अलावा ये ऑपरेशन कैसे चला उसकी डिटेल्स सामने आ रही है। गोलीबारी के बाद हमास लड़ाके वहां से भाग खड़े हुए और बंधकों के हाथ पैर बंधे हुए थे, जहां पर उन्हें पकड़ा गया है अपार्टमेंट के अंदर। 3 बंधक छुड़ाए गए, जिसमें अल्मोग मीरजान, एनरी कोजलोव और श्लोमी जिव इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिन्हें छुड़ाया गया है आईडीएफ की टीम की तरफ से। इसमें खास बात यह है कि बंधकों के हाथ पैर बांधे गए थे और इन्हें इस अपार्टमेंट में छुपाया गया था, जिसका वीडियो आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है। आईडीएफ ने कहा सब कुछ ठीक है और हम तुम्हें बचाने आए हैं, ये कहते हुए उन्हें न घबराने की बात कही गई है। आईडीएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर हमास की कैद से उन 4 लोगों को छुड़ा लिया, जिन्हें हमास ने पिछले साल इजराइल पर हमला करने के बाद बंधक बना लिया था। वहीं हमास ने दावा किया है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में 274 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने हमास के खिलाफ पिछले कुछ महीनों का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। ऐसा ऑपरेशन जिसने हमास को दहला दिया है। कई हफ्तों की प्लानिंग और फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने उन 4 नागरिकों को छुड़ा लिया, जो पिछले 8 महीने से हमास की कैद में नर्क की जिंदगी गुजार रहे थे। आईडीएफ ने इस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आखिर किस तरह आईडीएफ के जवान छुड़ाए गए बंधकों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। बंधकों को लेकर आईडीएफ के इस हेलीकॉप्टर ने गाजा से इजराइल की तरफ उड़ान भरी। यह वीडियो गाजा की तरफ से ही शूट किया गया। इसमें बंधकों को लेकर आईडीएफ का हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कौन लोग हैं जो हमास की कैद से छुड़ाए गए हैं? नोआ अरगामानी, उम्र 25 साल, अल्मोग मीरजान, उम्र 21 साल, एंड्री कोजलोव, उम्र 27 साल। लेकिन ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। आईडीएफ ने अपने एक्शन को ऑपरेशन सीड्स ऑफ समर नाम दिया। आईडीएफ ने कहा यह हमास के खिलाफ सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। आईडीएफ ने गाजा के नुसीरत में सुबह करीब 11 बजे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईडीएफ ने ऑपरेशन के दौरान हमास की 2 इमारतों पर छापा मारा। हमास का दावा है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में 270 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन के दौरान रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था। और इस बीच युद्ध के एक और मोर्चे से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की परमाणु तैयारी को लेकर बेलारूस के साथ रूस की न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां एटमी ड्रिल से नाटो की सीधी चेतावनी, नाटो को यूक्रेन जंग से दूर रहने की धमकी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक और मोर्चे पर इस वक्त जो स्थिति है वो भयावह है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की परमाणु तैयारी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बेलारूस के साथ रूस की ये न्यूक्लियर ड्रिल है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। एटमी ड्रिल से नाटो को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है। तो नाटो को यूक्रेन जंग से दूर रहने की धमकी है ये जॉइंट ड्रिल रूस और बेलारूस की। तो रूस का परमाणु युद्धाभ्यास महाविनाश का आगाज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आपके सामने जानकारी हम रखने जा रहे हैं किस तरीके से ये जॉइंट ड्रिल चल रही है। दूसरे चरण की ये एटमी ड्रिल है जिसमें रूस बेलारूस का ये युद्धाभ्यास है। दोनों देश मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इसमें जो मिसाइलें नजर आ रही हैं वो है स्कंदर और किंजल। इसके अलावा आपके सामने डिटेल्स हम रखने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर ड्रिल के दरअसल मायने क्या है। तो रूस की नाटो को ये सीधी ललकार है, सीधी चेतावनी है। जंग से नाटो को दूर रहने की चेतावनी यहां पर सीधे तौर पर दे दी गई है। यह समझना आपके लिए जरूरी है। नाटो से जंग हुई तो बेलारूस भी साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। रूस के विध्वंसक हथियार बेलारूस में तैनात है और जो ये ड्रिल है ये सीधे तौर पर नाटो को चेतावनी देते हुए कई स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इसमें छिपे हुए हैं। रूस के विध्वंसक हथियार बेलारूस में पहले ही तैनात है और क्या इसके मायने ये समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। अब रूस पर नाटो के हथियारों से प्रहार के बाद पुतिन अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यूक्रेन में जीत के बाद पुतिन बाल्टिक देशों का रुख करेंगे और युद्ध का सिलसिला कई देशों में जीत के बाद खत्म हो सकता है। अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद न कर सके इसलिए क्यूबा संकट पार्ट 2 की शुरुआत कर दी है।
अमेरिकी मिसाइलों से रूस में होने वाले एक एक धमाके का हिसाब लेने की तैयारी। नेटो के हथियारों से रूस में विध्वंस का गिन गिनकर हिसाब चुकता होगा। पुतिन ने एक पुराने फॉर्मूले से अमेरिका को घेरने का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि यूरोप जलता रहेगा और शायद अमेरिका चाहकर भी मदद नहीं कर सकेगा। रूस की सीमा में अमेरिकी हथियारों से धमाके हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के करीब रूस से हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो तबाही मच सकती है। रूस की बड़ी तैयारी का यह बहुत छोटा सा वीडियो आज दुनिया के सामने आया है। यह प्रोजेक्ट 22350 फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव है। बारह से 17 जून तक युद्धाभ्यास के नाम पर यह क्यूबा के तट पर पहुंचा है। लेकिन ये इतना ताकतवर है कि अमेरिका के कई शहरों का सर्वनाश कर सकता है। एडमिरल गोर्शकोव वर्टिकल लॉन्च सिस्टम साइलो से लैस है। यह लंबी दूरी की कैलिबर क्रूज मिसाइल दाग सकता है। एडमिरल गोर्शकोव पहला ऐसा रूसी युद्धपोत है जो नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ ऑपरेशन में तैनात हो सकता है। रूस का एक और महाबली समंदर के भीतर गोते लगाता हुआ क्यूबा में दाखिल हुआ है, जिसका नाम कजान है। ये परमाणु पनडुब्बी भी घातक मिसाइलों से लैस है और समुद्र के भीतर से परमाणु हमला कर सकती है। रूस ने इन दोनों की तैनाती के बारे में खुद जानकारी दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्यूबा में 7 पनडुब्बियों की तैनाती कर दी गई है, जबकि कई युद्धपोत यहां अगले 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के बॉम्बर्स भी अब क्यूबा के एयरबेस पर लैंड हो रहे हैं। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपने बॉम्बर्स को क्यूबा भेजा है। रूस के सभी बॉम्बर्स परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। रूस के बॉम्बर्स KH-47 M2 डैगर मिसाइलों से लैस हैं। KH-47 M2 डैगर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की इन तैयारियों पर पेंटागन के कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन अमेरिका के एक पूर्व जनरल और CIA के पूर्व डायरेक्टर जनरल डेविड पैट्रियस ने रूस की इन तैयारियों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि रूस एक सोची समझी रणनीति के तहत क्यूबा में सैन्य जमावड़ा कर रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन को फतेह करने के बाद बाल्टिक देशों की ओर कूच करेगी। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट ने पुतिन के पूरे वॉर प्लान का अंदाजा लगाते हुए अमेरिका को आगाह किया है। भौगोलिक लिहाज से क्यूबा अमेरिका की वो कमजोर नस है जिसे दबाते ही सुपर पावर तिल में लाने के साथ ही बैकफुट पर आ जाता है। यही वजह है कि पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 3 चरणों में अपने प्लान की शुरुआत की है। अब आपको पुतिन के 3 चरणों के प्लान के बारे में बताते हैं। क्यूबा के रास्ते अमेरिका की घेराबंदी है,
जिसकी वजह से अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद नहीं कर सकेगा। क्योंकि भविष्य में रूस अमेरिका को बार बार परमाणु हमले की धमकी देगा। प्लान के दूसरे चरण में पुतिन कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री एक बार फिर रूस पहुंच गए हैं। युद्ध में रूस के दूसरे सहयोगी ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे हैं। सोमवार को रूस के निजनी नोवगोरोड में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मंगलवार को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें रूस के निमंत्रण पर आए 15 देश हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि रूस इन बैठकों में अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करेगा। रूस चीन से तालमेल मिलाकर एंटी अमेरिका अभियान को आगे बढ़ा रहा है। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की शुरुआत कर दी है। चीन अमेरिका को अशांति की वजह बताने लगा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस का बॉम्बर सुखोई 34 क्रैश। ओसेशिया अलानिया इलाके में यह बॉम्बर गिरा है। विमान पर यूक्रेन के मिसाइल हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है। तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन युद्ध में शामिल था ये सुखोई 34 जो कि क्रैश हुआ है। 2 पायलट भी इसमें मारे गए हैं। Ой-ой-ой-ой-ой, я... О, красота. Туда куда-то на Мончу. На озеро, вон, на озеро. Только вы... रूसी बॉम्बर सुखोई 34 की तबाह होने की तस्वीरें आपके सामने थी, लेकिन अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या यूक्रेन ने बॉम्बर पर मिसाइल से हमला किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। यूक्रेन पर इसको लेकर शक क्यों जताया जा रहा है? यूक्रेन लंबी दूरी के हथियारों से कर रहा है हमला, ऐसी आशंका है। रूस के अंदर घुसकर मिसाइल से प्रहार कर रहा है। रूस ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है? तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पे जो तमाम तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं उसकी डिटेल हमने आपके सामने रखी। यूक्रेन ने रूस की अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर हमले किए और रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 तबाह कर दिए। ये रूस की सबसे एडवांस तकनीक पर यूक्रेन की सबसे करारी चोट है। रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए एटमी बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन पर क्रूज और टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का हमला जो है और उसका खतरा है लगातार मंडरा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि रूसी गर्व के प्रतीक पर कितनी बड़ी चोट लगी है। पहली बार रूस के 2 5th जनरेशन फाइटर जेट यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन ने खाक कर दिया है। एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी जलकर राख हो चुका है और इस तरह रूस को एक ही दिन में तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने विनाशक हमले यूक्रेन ने अब तक नहीं किए थे और ऐसी तबाही रूस ने अब तक नहीं देखी थी। यूक्रेन ने एक साथ 2 एयरफील्ड पर ड्रोन हमले किए। पहला हमला नॉर्थ ओसेतिया के मोज़दोक एयरबेस पर किया और दूसरा हमला अस्त्राखान के अख्तुबिंस्क एयरबेस पर किया। ये यूक्रेन के मोज़दोक एयरफील्ड पर हुए ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन एयरफील्ड की तरफ बढ़ रहा है और ड्रोन के ओझल होते ही जोरदार धमाका होता है। मोज़दोक एयरबेस पर रूस के कई सैन्य वाहन जलने की रिपोर्ट है, लेकिन दूसरे हमले में रूस को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अख्तुबिंस्क एयरबेस पर रूस के 2 Su-57 फाइटर जेट तबाह हो गए।
इसके साथ ही एक पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम और एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट होने की रिपोर्ट है। ये यूक्रेन की तरफ से जारी की गई अख्तुबिंस्क एयरफील्ड की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हमला 8 जून को किया गया था। तस्वीर में Su-57 का हैंगर नजर आ रहा है। इसके साथ ही धमाके के बाद आग लगने से बने काले निशान नजर आ रहे हैं। Su-57 फाइनल फ्लाइट, आर्म्स और तकनीक की टेस्टिंग के बाद रूस की सेना को 2023 में ही सौंपा गया था। रूसी वायुसेना के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट पर हमले का मतलब है रूस की आन बान शान पर यूक्रेन का सीधा हमला और पुतिन को सबसे बड़ी चोट। एडवांस तकनीक के मोर्चे पर यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी यूरोपीय मीडिया में गर्व के साथ इस हमले का ऐलान किया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनेस्क में रूस के आर्टिलरी हमलों को लेकर यूक्रेनी सैन्य चौकी पर गोलाबारी की गई है। यूक्रेन की मोर्टार अटैक चौकी ध्वस्त हो गई। रूस को बैकफुट पर लाने के लिए यूक्रेन ने युद्ध नीति बदल डाली है, जिसके बाद यूक्रेन ने काले सागर से लेकर अजोव सागर तक हमले किए और सेवास्तोपोल पोर्ट और नोवोरोसिस्क पोर्ट पर दहला दिया गया। वहां खड़े युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचाया। अचानक हुए इस हमले से रूस थर्रा गया। अब क्रेमलिन ने बदले का प्लान तैयार किया है। क्या है रूस का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की सारी प्लानिंग बेकार साबित हुई। यूक्रेन ने इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि सेवास्तोपोल से लेकर नोवोरोसिस्क तक दहल उठे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने काला सागर में रूस के सुरक्षा चक्र को भी भेद दिया। इसके अलावा अजोव सागर तक पहली बार यूक्रेन की मिसाइल जा पहुंची। यानी यूक्रेन ने इस बार इतनी जबरदस्त तैयारी की है जिससे समंदर में जारी जंग में वो रूस पर भारी पड़ रहा है। ये नोवोरोसिस्क पर हमले का वीडियो है, जिसमें नोवोरोसिस्क टाउन में पोर्ट के पास 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं उठा, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा। रूस जमीन पर युद्ध में यूक्रेन पर हावी पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन ने समंदर में रूस के सुरक्षा चक्र को भेद कर जता दिया है कि वो आने वाले वक्त में कहीं ज्यादा बड़े हमले कर सकता है। यूक्रेन ने अचानक से अपनी युद्ध नीति बदली है। अब यूक्रेन का पूरा फोकस क्रीमिया पर है, इसलिए उसने ओडेसा पोर्ट पर ज्यादा हथियार डिप्लॉय कर दिए हैं।
यानी ओडेसा अब यूक्रेन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बन चुका है। यहां से यूक्रेन न सिर्फ ब्लैक सी बल्कि अजोव सागर तक पे हमले कर सकता है। जबकि इससे पहले साउथ ईस्ट में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले में इसी पोर्ट का इस्तेमाल करता रहा है। अब यह भी समझना जरूरी है कि यूक्रेन ने अचानक से अपनी युद्ध नीति क्यों बदली। रूस सबसे पहला टारगेट क्रीमिया हो चुका है। पहली वजह है अमेरिका के हथियारों की खेप का पहुंचना। दूसरी वजह है नेटो देशों के सैनिकों का यूक्रेन पहुंचना। तीसरी वजह है विदेशी आर्मी कमांडरों का यूक्रेन पहुंचना। चौथी वजह है अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर हमले की छूट मिलना। पांचवी वजह है विदेशी कमांडर्स ने युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली है। एक तरीके से यूक्रेन की धरती से नेटो युद्ध लड़ रहा है। हालांकि अभी तक नेटो की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रूस इस बात को मान चुका है कि यूक्रेन सिर्फ मोहरा है, असली युद्ध नेटो से शुरू हो चुका है। यूक्रेन में जब से नेटो देशों के हथियार पहुंचे हैं, उसका हौसला बढ़ा है। यही वजह है कि उसने एक साथ 2 रूसी पोर्ट पर हमला कर दिया। अब रूस को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि पहले क्रीमिया बचाए या फिर ऑपरेशन वेस्ट जारी रखे। दरअसल रूस वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है, जहां कब्जा करके पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों पर भी हमला कर सकता है। लेकिन यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक करके क्रेमलिन को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कर्च ब्रिज के पास निगरानी कर रही बोट पर ड्रोन हमले का वीडियो है। कर्च की सुरक्षा में लगी बोट को ड्रोन ने उड़ा दिया। रूस का दावा है कि ड्रोन पहले नोवरोसिस्क पर हमला करने वाला था। आखिरी वक्त में उसने कर्च स्ट्रेट की तरफ रुख किया। उसी वक्त पेट्रोलिंग कर रही बोट उससे टकरा गई, नहीं तो कर्च को बड़ा नुकसान हो सकता था। यानी अभी तक काला सागर धधक रहा था, अब सेवास्तोपोल भी अग्निकुंड बन चुका है। यानी यूक्रेन ठान चुका है किसी भी कीमत पर क्रीमिया को रूस के कब्जे से छुड़ाना है, फिर चाहे समंदर में आग ही क्यों न लगानी पड़े। यूक्रेन के हमले से 2 समंदर दहल रहे हैं, काला सागर और अजोव सागर। खास बात यह है कि रूस की प्लानिंग काम नहीं आई, क्योंकि 2 महीने पहले रूस ने अपने अधिकतर युद्धपोत नोवरोसिस्क पोर्ट पर भेज दिए थे। लेकिन अब यूक्रेन वहां भी हमले करने लगा। ऐसे में रूस के पास विध्वंसक पलटवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन में वाइल्ड विजिल मिशन का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें MiG-29 अब ओडेसा तक हमला करेंगे। खासतौर से रूस के टारगेट पर अमेरिका से मिले अटैकर्स रहेंगे, जिनसे यूक्रेन ने सेवास्तोपोल और नोवरोसिस्क पर हमला किया। इस हमले में रोबचा क्लास शिप तबाह हो गया, ऐसा यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। इसके अलावा रूस ने एंगल्स और ओलेनिया एयरबेस पर Tu-95 बॉम्बर लगा दिए हैं, जो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हैं। साथ ही रूस ने काला सागर और अजोव सी में युद्धपोत उतार दिए हैं और एक न्यूक्लियर सबमरीन की भी तैनाती कर दी है।